आज हम आपको क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हम और हमारा समाज, इसमें से हम चैप्टर 1 आधुनिक युग में विश्व पढ़ाने जा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव था, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, बताएंगे। भारत में कृषि व्यापारीकरण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। जो भारत में कृषि का जो व्यापारीकरण था वो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हो गई थी उसके बाद हुआ था। कृषि का व्यापारीकरण ब्रिटेन ने भारत में कपास की खेती को बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग भारत की कपास पर ही आश्रित था, क्योंकि जो वस्त्र के लिए रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, वह भारत से ही उसे मिलता था। जूट, चाय, नील और कहवा की खेती को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये सब नकदी फसलें थीं। इन वस्तुओं के बागान ब्रिटिश लोगों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। जो ये इनके बागान थे वह ब्रिटिश शासकों द्वारा लोगों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, क्योंकि उनको अत्यधिक इस पर मुनाफा होता था। बागानी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न उगने का क्षेत्र भी कम हो गया, जिस कारण ब्रिटेन की इस नीति से भारतीय किसानों को अनेक कष्ट भी सहने पड़े। बागानी फसलों के क्षेत्र की वृद्धि होने से जो खाद्यान्न थे, जो गेहूं, चावल, दाल, तिलहन वगैरह के जो खेत किसान करते थे, वह क्षेत्र कम हो गए, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक कष्ट सहना पड़ा। भारत के सूती तथा रेशमी हस्त निर्मित वस्त्र उद्योगों को इस प्रकार हानि होने लगी कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल में वस्त्र बनाने वाले कारीगर बेकार होने लगे। भारतीय बाजारों में ब्रिटेन की मशीन निर्मित सस्ता माल आने लगा। ब्रिटेन द्वारा उन्मुक्त व्यापार नीति अपनाने पर कोलकाता में 1818 ईस्वी में सूती वस्त्र निर्माण करने वाला पहला कारखाना स्थापित हुआ, लेकिन इसे घाटे में चले जाने के कारण इसको शीघ्र ही बंद करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा इस पर कोई भी आर्थिक मदद या इसको सुविधाएं हासिल नहीं थी। इस कारण से ये घाटे में कंपनी चली गई और इसको बंद करना पड़ा। वस्त्र उद्योग का पहला इस्पात उद्योग भारत में अधिक प्रगति हुई। सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा बिहार में इस्पात का पहला कारखाना खोला गया। इसके बाद मैसूर, जो कर्नाटक में है, बंगाल में भी इस इस्पात उद्योग के कुछ कारखाने स्थापित किए गए। चमड़ा, चीनी और पेट्रोलियम आदि के अन्य उद्योग भी स्थापित किए गए, लेकिन अंग्रेज़ों की भेदभाव जो पूर्ण नीति थी, वह अपनी कंपनियों को, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित कंपनियों को, जिस पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित था, उसमें भेदभाव पूर्ण नीति करते थे। और जो यहाँ के भारतीय उद्योग थे, जो भारत के लोग उसके मालिक थे, उनको कोई भी सहायता प्रदान नहीं करते थे, इसलिए ये उद्योगों में विशेष रूप से सफलता ना हासिल कर सके। औद्योगिकरण में वृद्धि उसके बाद है एशिया और अफ्रीका पर यूरोपीय देशों पर विजय। जो एशिया और अफ्रीका के देश थे उस पर यूरोपीय देशों ने विजय प्राप्त की। उसका क्या कारण था, किस लिए यूरोपीय देश से पश्चिमी देश थे वह पूर्वी देशों को अपना गुलाम बनाने लगे या उस पर आधिपत्य स्थापित करने लगे। औद्योगिकरण के वृद्धि के कारण ही कच्चे माल की प्रगति के स्रोत तथा तैयार माल की बिक्री के लिए बाजारों की आवश्यकता में वृद्धि हो गई। इस आवश्यकता के कारण शक्तिशाली देशों वो कमज़ोर देशों पर शासन करने की इच्छा उत्पन्न हुई तथा उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। 1870 ईस्वी से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक, जब 1870 से लेकर के जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि 1870 से लेकर के 1914 तक का जो अवधि है वो साम्राज्यवाद की अवधि के नाम से, युग के नाम से जाना जाता है। साम्राज्यवाद एक ऐसा तंत्र है जिसमें कई शक्तिशाली देश अथवा देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। जो साम्राज्यवाद का मतलब ये हो गया कि कई शक्तिशाली देश किसी देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, या तो वह एक देश पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, नहीं तो वह वह बंटवारा कर लेते हैं कि पूर्वी क्षेत्र आपका है, पश्चिमी क्षेत्र मेरा है, इतना क्षेत्र मेरा है। इस प्रकार से बंटवारा करके उस देश का वो शोषण करते हैं।
अधिक से अधिक व्यापार लाभ कमाने के लिए यूरोप व्यापारियों ने अपने व्यापार वाले देशों में पहले तो अपने उपनिवेश स्थापित किए, अपने गुलाम देश स्थापित किए। उसके बाद उन्होंने उन देशों की स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। वहाँ पर जो है वह अपने राजा बनाने लगे, अपने जो है नेता वगैरह बनाने लगे। अच्छी युद्ध कला और अस्त्र से युक्त यूरोपीय देशों ने संघर्षरत किसी एक पक्ष में शर्त सहायता दे करके विभिन्न देशों को पर पांव पसारने प्रारंभ कर दिए। ऐसा करते करते वह धीरे धीरे समस्त देश के स्वामी बन गए और साम्राज्यवाद के इस दौर में यूरोप के देशों में एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उन्होंने जो है जो देश थे वहाँ पर व्यापार करने के लिए पहले अनुमति ली, फिर उसके बाद धीरे धीरे छल कपट के द्वारा जो है वह अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे और देखते देखते पूरे देश पर जो है वह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। साम्राज्यवाद प्रसार के कारण क्या थे? साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण एशिया और अफ्रीका के देश जो है शक्तिहीन और पिछड़े हुए देश थे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव था और इन देशों में केंद्रीय सत्ता का भी अभाव था। वह अतः ये विदेशी जो शासक थे उसका प्रतिरोध, यानी कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो उसको रोक ना सके। लोगों में एकता का अभाव था। वह राजा के प्रति जो है विश्वसनीय नहीं थे, ना उनके प्रति उनमें निष्ठा थी। राष्ट्रभक्ति का भी अभाव था। एशिया और अफ्रीका के देश सैन्य रूप से कमज़ोर हो गए थे। उनके पास अस्त्र शस्त्र भी जो है वो पुराने थे और वह बेकार थे। सेना में अनुशासन का भी अभाव था। वे युद्ध कला और आधुनिक तौर तरीके से भी अनभिज्ञ थे। सेना के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था न थी। जनता में मध्य वर्ग का पूर्णतः अभाव था जो विदेशी आधिपत्य का पुरजोर विरोध करता। शिक्षित लोग ना थे। उन्होंने जो है विदेशी ताकतों का पुरजोर विरोध ही नहीं किया। उपयुक्त सभी कारणों से एशिया और अफ्रीका के देश आसानी से साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रसार का शिकार बन गए। अब है इसमें साम्राज्यवाद के क्या परिणाम हुए। साम्राज्यवाद के परिणाम हुए इसमें विभिन्न रूप से सकारात्मक और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हुए उसके, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सकारात्मक क्या प्रभाव हुए? साम्राज्यवादियों के संपर्क में आने के कारण उपनिवेशों में जनता पाश्चात्य के दर्शन, संस्कृति और विचारों आदि से परिचित हुई। देखिए, जब साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अपनी भाषाओं के स्कूल यहाँ खोल दिए, अपने संस्कृति को बढ़ावा देने लगे, जिससे कि यहाँ के लोग जो है वहाँ की संस्कृति से अनभिज्ञ उस संस्कृति को और उनके विचारों को जानने लगे। उन्होंने शिक्षा को भी अपनाया, जिनके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि लोकतंत्र के सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। इन आदर्शों से उन्हें संगठित होकर अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने और संघर्ष करने में बहुत ही प्रेरणा मिली, बहुत ही सहायता प्रदान हुई। अब क्या इसमें था कि नकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े वहाँ पर? साम्राज्यवाद का प्रसार होने से यूरोपीय देश में नए उपनिवेश स्थापित किए। साम्राज्यवाद का जब विस्तार हुआ तो यूरोप के कई देशों ने जो है अपने नए उपनिवेश स्थापित किए, जहां से कच्चे माल के प्रति निर्मित माल को बाज़ारों में सुविधा के कारण औद्योगिकरण में की गति तेज हुई। लेकिन इस प्रकार उपनिवेशों की संपदा पर का भारी शोषण किया गया। जो उपनिवेशी संपदा थे, चाहे वह वन थे, चाहे खादान थे, कोयला, पेट्रोलियम, उसका अत्यधिक दोहन किया गया। उपनिवेशों से कच्चा माल जाने से निर्मित माल के आने तक आर्थिक पिछड़ापन में वृद्धि हुई। जो उपनिवेशों से गुलाम देश थे वहाँ से कच्चा माल जाकर के जो बना हुआ माल आता था, ठीक है, उससे जो है जो वहाँ के लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही जो है वो पिछड़ गए और सारा मुनाफा जो है वो कंपनी और अंग्रेज लोग थे, यूरोपियन लोग थे, वे जो है वो ले जाते थे। स्थानीय उद्योग विदेशी सस्ते माल की प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का सामना ना कर सके। साम्राज्यवादी देश ने अपने उपनिवेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। जो साम्राज्यवादी देश थे, जो भी मुनाफा कमाते थे वह उपनिवेशिक देश के लिए खर्च नहीं करते थे। वह सारा का सारा मुनाफा अपने देश के लिए प्रगति पर खर्च करते थे, अपने सैन्य शक्ति पर खर्च करते थे और उसके जो है देश के विकास में, अपने देश के विकास में खर्च करते थे।
साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया, जिसने उपनिवेशों में जातीय संघर्ष को जन्म दिया। उन्होंने लोगों को धर्म, जाति आदि के नाम पर वर्गों में बांट दिया। भारत में ब्रिटेन ने ऐसा ही किया। साम्राज्यवादी देशों में प्रजातीय भेदभाव के लिए श्वेत नीति को अपनाया गया, जिसके कारण शासन और गोरे काले के भेद को अपनाया गया, जिसके कारण शासन और शासित के बीच में खाई को और अधिक चौड़ा किया गया। ब्रिटिश शासकों ने भारत और दक्षिणी भागों में बांटो और राज करो और रंगभेद की नीति को पालन किया। ये बांटो और राज करो, ठीक है, फूट डालो राज करो, बांटो और राज करो की नीति और रंग भेदभाव की नीति का इन्होंने जो है अत्यधिक जो है इस नीति को चलाया, जिसके साथ साथ जो गरीब तबके के लोग थे, जो जिनका रंग सांवला या काला था, उनको जो है अत्यधिक दुखों का सामना करना पड़ा। अब इसमें है आधुनिक इतिहास के स्रोत। आधुनिक इतिहास के स्रोत। इतिहासकार जिस तथ्यों के माध्यम से इतिहास की पुनर्रचना करते हैं उसे इतिहास का स्रोत कहा जाता है। इसमें जो है इतिहासकार इसके अलावा भी अनेक प्रकार के धार्मिक, विविध प्रशासनिक, अदालत, कागजों, सरकारों, विधायकों, गाँव, धार्मिक संस्थाओं और व्यापारिक संस्थाओं आदि के अभिलेखों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त लिखित सूचनाओं के अलावा कला, शिल्प, वास्तुकला, नहरों, कब्रिस्तानों आदि में भी इसके प्रयुक्त मदद मिलती है। आधुनिक समय में इतिहासकार विभिन्न पर्यावरण के माध्यम से भी इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह उपलब्ध तथ्य गलत, पक्षपातपूर्ण और अधूरे हों। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1750 ईस्वी के आसपास हुई। वस्तु में उत्पादन, वितरण एवं सेवाओं की पद्धति में इस क्रांति ने बहुत परिवर्तन किए। मशीनी युग का आरंभ हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी, जैसे पर्याप्त कोयला, लोहा संसाधन और विकसित जहाजरानी, भाप से चलने वाले इंजन तथा अनेक प्रकार की मशीनरी के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। जो भाप से चलने वाले इंजन थे उससे जो है वो अत्यधिक जो है औद्योगिक क्रांति में फ़ायदा हुआ, क्योंकि कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी सुविधाएं प्रदान हुई और जो है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि भी हुई।